हम जो है पोषण से संबंधित जानकारियाँ आपको दे रहे हैं। तो आज के टाइम में आज जो जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है, हमारे देश की जनसंख्या भी बहुत अधिक बढ़ गई है। तो यहाँ पर जो है खाद्य से संबंधित जो संसाधन हैं उनमें सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि सबको खाद्य सामग्री तभी मिल सकती है जब उसका उत्पादन बढ़ाया जाए। तो और सभी को जो है पोषित आहार मिलना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए थोड़ा सा ये समझें कि सभी जीवधारियों के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। कोई भी जीवधारी हो, भोजन से हमें प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण, ये सब तत्व हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। और इन सभी तत्वों की आवश्यकता हमारे विकास, वृद्धि तथा स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। यानी ये भोजन से जो हमें तत्व मिलते हैं, ये सभी तत्व हमारे विकास के लिए, हमारी शारीरिक वृद्धि के लिए, हमें स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। पौधे तथा जंतु दोनों ही हमारे भोजन के मुख्य स्रोत हैं। मतलब पौधों से भी हमें भोजन मिलता है, फल के रूप में, सब्जियों के रूप में, और जंतुओं से भी हमें भोजन मिलता है, जैसे दूध वगैरह। अधिकांश भोज्य पदार्थ हमें कृषि और पशुपालन से ही प्राप्त होते हैं। हम प्रायः समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि कृषि उत्पादन तथा पशुपालन को बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं। यानी सरकार भी, हमारा देश पहले परतंत्र था, लेकिन जब देश आज़ाद हो गया, इसके बाद हमारे देश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किए गए और बराबर प्रयास अभी भी चल रहे हैं, क्योंकि एक जनसंख्या जो बढ़ी हुई है, उस जनसंख्या के लिए खाद्यान्न की पूर्ति करना एक आवश्यकता है, बहुत विशेष आवश्यकता है, जिससे सबको भोजन मिल सके। और इसके लिए उत्पादन बढ़ाना भी बहुत आवश्यक है। हम वर्तमान उत्पादन स्तर पर ही क्यों नहीं निर्वाह कर सकते, क्योंकि जितना उत्पादन वर्तमान में हो रहा है, उससे हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जाती है, तो उसके लिए खाद्यान्न की व्यवस्था चाहिए। भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है। हमारे देश की जनसंख्या 100 करोड़ यानी 1 बिलियन से अधिक है, तथा इसमें लगातार वृद्धि भी हो रही है। और इस बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अधिक अन्न उत्पादन की आवश्यकता होगी, क्योंकि सभी को भोजन चाहिए। और यह वृद्धि अधिक भूमि पर कृषि करने से संभव हो सकती है। यानी जो खेती वाली जगह है, कृषि वाली जगह है, वो बढ़े। मतलब अभी जो कृषि की जगह है, उससे और अधिक कृषि की जगह पर जब कृषि होगी, तब उत्पादन बढ़ेगा। परंतु भारत में पहले से ही अत्यधिक स्थान पर खेती हो रही है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा स्थानों पर खेती हो रही है। अतः कृषि के लिए और अधिक भूमि की उपलब्धता होना संभव ही नहीं है। अब ऐसी स्थिति में उत्पादन कैसे बढ़े? तो इसके लिए उत्पादन बढ़ाने के और दूसरे प्रयास किए गए हैं। तो फसल और पशुधन के उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना चूँकि आवश्यक है, इसलिए और दूसरे प्रयास किए गए हैं। अभी तक फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयास कुछ सीमा तक ही सफल रहे हैं। हरित क्रांति के द्वारा फसल उत्पादन में वृद्धि की गई है, तथा श्वेत क्रांति के द्वारा दूध का उत्पादन बढ़ाया गया है और उसका अच्छा प्रबंधन भी किया गया है। तो ये जो उत्पादन इन क्रांतियों की प्रक्रिया में हमारी प्राकृतिक संपदाओं का बहुत अधिक उपयोग हुआ है। क्रांति का मतलब है कि हरित क्रांति लाना और श्वेत क्रांति लाना, यानी कृषि उत्पादन बढ़ाना और दुग्ध उत्पादन बढ़ाना। इन दोनों क्रियाओं के लिए जो प्रकृति की जो संपदा है उसका उपयोग हुआ है, बहुत अधिक उपयोग हुआ है इसका।
और इसके परिणाम स्वरूप हमारी प्राकृतिक संपदा को हानि भी पहुंची है, जिससे प्रकृति का संतुलन भी बिगड़ गया है। अतः यह जरूरी है कि फसल उत्पादन बढ़ाने के प्रयास ऐसे किए जाएं जिससे पर्यावरण का संतुलन बना रहे, पर्यावरण प्रदूषित न हो। इसलिए कृषि तथा पशुपालन के लिए समपोषणीय प्रणालियों को अपनाने की आवश्यकता है। केवल फसल उत्पादन बढ़ाने तथा उन्हें गोदामों में संचित करने से कुपोषण और भूख की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। लोगों को अनाज खरीदने के लिए धन की भी आवश्यकता है। जो गरीब हैं वो बिना पैसे के कैसे खाद्यान्न खरीद सकते हैं। तो खाद्य सुरक्षा के उत्पादन और उपलब्धता यानी भोजन सभी को तब मिलेगा जब भोजन यानी खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ेगा और सभी के पास उसकी उपलब्धता होगी। सभी उसको खरीद पाने में या ले पाने में सक्षम होंगे। हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या अपने जीवन यापन के लिए कृषि पर निर्भर है। इसलिए कृषि क्षेत्र में लोगों की आय बढ़नी चाहिए, जिससे भूख की समस्या का समाधान हो सकता है। कृषि से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमें वैज्ञानिक प्रणालियों को अपनाना होगा और समपोषणीय जीवन यापन के लिए मिश्रित खेती करनी होगी। अंतरा फसलीकरण यानी फसलों को बदल बदल के करना होगा और संगठित कृषि यानी कृषि के साथ साथ और दूसरे काम भी करने होंगे, जैसे पशुधन, पशुपालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन। ये अब प्रश्न यह है कि हम फसल तथा पशुधन के उत्पादन को कैसे बढ़ाएं। तो इसमें ऊर्जा की आवश्यकता के लिए फसल उत्पादन में उन्नति, ऊर्जा की आवश्यकता के लिए अनाज जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। यानी फसल में के उत्पादन में हम वृद्धि करेंगे तब हमको ये सब चीज़ें मिल पाएंगी। तो यहाँ पे ये समझना है कि किस चीज़ से क्या प्राप्त हो रहा है। जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हो रहा है। दालें जैसे चना, मटर, उड़द, मूंग, अरहर, मसूर से प्रोटीन प्राप्त होता है। और तेल वाले बीज जैसे सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरंड, सरसों, अलसी और सूरजमुखी से वसा की प्राप्ति होती है। और सब्जियां, मसाले तथा फलों से हमें विटामिन और खनिज लवण और कुछ मात्रा में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट भी प्राप्त होते हैं। चारे वाली फसलें जैसे बरसीम, जई अथवा सूडान घास का उत्पादन किसके लिए करना है? पशुधन के लिए, चारे की व्यवस्था के लिए करना पड़ेगा। तो एक ये प्रश्न आता है कि अनाज, दाल, फल और सब्जियों से हमें क्या प्राप्त होता है। तो ये अभी मैंने बताया आपको। तो इसको आपको इस प्रश्न का आंसर आप निकाल सकते हैं कि अनाज, दाल, फल और सब्जियों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। विभिन्न फसलों के लिए विभिन्न जलवायु संबंधी परिस्थितियां चाहिए। तापमान, दीप्तिकाल की आवश्यकता होती है और उनकी समुचित वृद्धि हो सके उसके लिए जलवायु संबंधी परिस्थितियां फसल के हिसाब से चाहिए होती हैं और वे अपना जीवन चक्र पूरा कर सकें। दीप्तिकाल यानी सूर्य प्रकाश के काल से संबंधित पौधों में पुष्पन एवं वृद्धि पौधों में पुष्पन तथा वृद्धि सूर्य प्रकाश पर निर्भर करती है।
पौधों में फूल आना और पौधे का बढ़ना सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करता है। क्योंकि सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण यानी अपना भोजन बनाने की क्रिया होती है। पौधे जो है प्रकाश के माध्यम से ही अपना भोजन बनाते हैं। कुछ ऐसी फसलें जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं उन्हें खरीफ की फसल कहते हैं, जो जून से लेकर अक्टूबर मास तक होती हैं। और कुछ फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती हैं जो नवंबर से अप्रैल मास तक होती हैं, और इन फसलों को रबी की फसल कहते हैं। और धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, मूंग और उड़द ये खरीफ की फसलें हैं। और गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी ये रबी की फसलें। तो इसके माध्यम से आप अलग अलग फसलों के बारे में भी लिख सकते हैं कि खरीफ की फसल कौन सी है, रबी की फसल कौन सी है। इस तरह से ये पोषण से संबंधित जानकारी। भारत में सन 1952 से 2010 तक कृषि भूमि में 25% की वृद्धि हुई है, जबकि अन्न की पैदावार में 4 गुनी वृद्धि हुई है। और पैदावार में यह उन्नति कैसे हुई? यदि हम कृषि में शामिल प्रणालियों के विषय में सोचें तो हम उनको 3 चरणों में बांट सकते हैं। सबसे पहले बीज का चुनना, यानी बीज यदि अच्छा होगा तो पैदावार अच्छी होगी। दूसरा, फसल की उचित देखभाल, अच्छी देखभाल होगी तब भी पैदावार में वृद्धि होगी। तीसरी, खेतों में उगी फसल की सुरक्षा और कटी हुई फसल को हानि पहुंचाने से बचाना। इस प्रकार से हम कृषि के उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। ये पोषण से संबंधित जानकारी मैंने दी आप लोगों को।